हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉलिटी सेशंस। तो आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें ये टॉपिक कोई इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा भी नहीं होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी ये। बट क्या होता है ना कि इसमें बहुत बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वही बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, यानी ऑन रिपीट वही छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं। तो ये टोटल जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हम एक बार इसकी रीडिंग ले लेंगे। ऑब्वियसली जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वहाँ पर तो इसमें से क्वेश्चन हार्डली कोई पूछा जाए, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कभी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल बेसिक ड्यूटीज़, जैसे हमने किया था फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स जो कि हमें चाहिए होते हैं बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ ह्यूमन, हमें वो राइट्स चाहिए होते हैं दैट आर वेरी बेसिक इन नेचर, उनके बिना हम नहीं रह सकते। सो दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। उसी प्रकार से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं कि अगर एज अ सिटीज़न हमें कोई राइट मिल रहा है तो बीइंग अ सिटीज़न हमारी कुछ हमारे देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, कोई ड्यूटी भी बनती है दैट वी नीड टू परफॉर्म। वो जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं बेसिकली ये हर कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें नहीं होती है ना। जो डेमोक्रेटिक नेशंस होते हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते। जो सोशलिस्ट देश होते हैं, यानी ऐसे देश जहाँ पर सरकार की चलती है, जहाँ पर मोस्टली जो एजेंसीज होती हैं, जो स्कूल्स या जो रूल होता है वो गवर्नमेंट का होता है, ऐसे नेशंस होते हैं सोशलिस्ट नेशन, जैसे यूएसएसआर, रशिया, ओस्टवाइल यूएसएसआर, रशिया, देन चाइना हो गया। ये सारे जो देश होते हैं ये होते हैं सोशलिस्ट देश। दूसरे होते हैं डेमोक्रेटिक देश, जहाँ पर किसकी चलती है, गवर्नमेंट किसकी होती है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ऐसे जो देश होते हैं जो कि डेमोक्रेटिक देश होते हैं, जहाँ पर कि लोगों की चलती है, लोगों की सरकार होती है, लोगों के लिए होती है और लोगों के द्वारा होती है, तो ऐसी सरकार में, ऐसे गवर्नमेंट में वो फंडामेंटल राइट्स पर ज़्यादा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। ठीक है। तो जो जापान है वो एक ऐसा डेमोक्रेटिक नेशन है, अकेला जापान इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक नेशन जिन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जितने भी देश हैं ये भी डेमोक्रेटिक देश हैं, बट इनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं हैं। जापान ही एक ऐसा डेमोक्रेटिक नेशन है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। हमने जो हमारे इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया है वो हमने कौन से देश से लिया है, हमने कौन से कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और उसके बाद हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया, तो वो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं यूएसएसआर से, यानी अर्स्टवाइल यूएसएसआर, रशिया, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो ली हैं। ओके। अब क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो पहले से ही हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थी? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था, क्या उस समय उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी? तो इसका आंसर है नो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेटेड नहीं थी। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स हैं उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने की ज़रूरत उस समय पर महसूस नहीं हुई। फिर जब हमारे इंडिया में 1975 से लेकर 1977 में मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, तो उस समय पर हमें ये नीड फील हुई कि हमें राइट्स के साथ साथ सिटीज़न को कुछ ड्यूटीज़ भी देनी चाहिए, कुछ ड्यूटीज़ भी हमें उन्हें सौंपनी चाहिए ताकि वो क्या करें, हमारे देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। अगर हम किसी को राइट्स दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस व्यक्ति को अगर राइट्स चाहिए तो साथ ही साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको देनी पड़ेगी, कोई ड्यूटीज़ भी उसको देनी पड़ेगी जो उसको परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही कुछ करने के लिए मैडम इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने उस समय पर एक कमेटी बिठाई गई थी। वो कमेटी थी
स्वर्ण सिंह कमेटी, और उनके जो हेड थे वो थे सरदार स्वर्ण सिंह। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी कमेटी बैठी हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। तो उन्होंने क्या किया, स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई। स्वर्ण सिंह कमेटी जो बैठी वो बैठी 1976 में, और इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे। इंदिरा गांधी ने ये कमेटी बिठाई थी, स्वर्ण सिंह की कमेटी, और उनको बोला था कि आप पूरी इंक्वायरी कीजिए, क्या हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ज़रूरत है तो वो क्यों है, नहीं है तो वो क्यों है। तो अकॉर्डिंगली ये कमेटी बैठी और इसने पूरी इंक्वायरी की, और इसने जब अपनी रिपोर्ट दी तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ चाहिए। जब हमारे फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि उस समय उनको वो नीड महसूस नहीं हुई। वो उनकी एक मिस्टेक थी जिसको हम आज सही करेंगे, और आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करेंगे। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड किए थे। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो रिकमेंड किए थे उनमें से काफ़ी ड्यूटीज़ हमने इंदिरा गांधी ने एक्सेप्ट कर ली थी, कांग्रेस पार्टी ने उस समय एक्सेप्ट कर ली थी, और काफ़ी सारी ड्यूटीज़ उसमें से एक्सेप्ट नहीं की थी। तो कुछ ड्यूटीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया था और कुछ ड्यूटीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने और इंदिरा गांधी की सरकार ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1976 में, और उन्होंने बोला कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमें सिटीजन्स को देनी चाहिए, उनको असाइन करनी चाहिए, वो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने नहीं की, और इस गलती को हम आज सुधार रहे हैं। और आज हम ये अमेंडमेंट कर रहे हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने ऐड कर लिया था, इनकॉर्पोरेट कर लिया था। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। किसकी रिकमेंडेशन पर? कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर, जो कि 1976 में ही बैठी थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने कौन से देश से इंस्पायर होकर ऐड किया है? यूएसएसआर, रशिया से इंस्पायर होकर। ठीक है, अब हमने इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में, कौन से आर्टिकल में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जब हमने हमारे संविधान में कुछ संशोधन किया, हमने हमारे संविधान में चेंज किया और वहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया, तो हमने किया उनको पार्ट 4th ए के आर्टिकल 51A। तो ये बेसिकली क्या था? अगर पार्ट 4th की बात की जाए तो पार्ट 4th में आता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसकी ड्यूटीज़? स्टेट की ड्यूटीज़, यानी जो स्टेट को या सरकार को या गवर्नमेंट को परफॉर्म करनी है, वो ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया। कहाँ पर? आर्टिकल 4 के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। हमने पार्ट 4th ए को ऐड किया और उसके अंदर हमने ड्यूटीज़ रखी सिटीज़न की। वो ड्यूटीज़ जो सिटीज़न की ड्यूटी है अपने देश के तरफ, उन ड्यूटीज़ को हमने कहाँ पर ऐड किया? उसको हमने ऐड किया पार्ट 4th ए के अंदर, और उसी में हमने न्यू आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 51A। तो जब हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया और उसमें पार्ट 4th ए को और आर्टिकल 51A को ऐड किया, तो उस समय हमने कितनी ड्यूटीज़ रखी थी इसके अंदर? तो उस समय पार्ट 4th ए के अंदर, आर्टिकल 51A के अंदर हमने कितने ड्यूटीज़ को ऐड किया था? 10 ड्यूटीज़ वर एडेड।
10 ड्यूटीज़ को हमने ऐड किया था हमारे पार्ट 51A के अंदर, पार्ट 4A के अंदर। बट आप बोलोगे कि मैम अब तो 11 ड्यूटीज़ है, तो 11th ड्यूटी को हमने बाद में ऐड किया था, कब किया था वो हम बाद में करते हैं। तो अब तक देखिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए, यूएसएसआर से। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने कौन सी कमेटी बिठाई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए और उनकी रिकमेंडेशंस पर हमने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसके लिए हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1976 और हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में रखा। जब उस समय रखी गई थी तो टोटल 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था और वो 10 ड्यूटीज़ देखिए कैसी थी। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन को मानना, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, उसको फॉलो करना, उसके आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना, पहली ड्यूटी। सेकेंड ड्यूटी, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी ऐसे आइडियाज़ को फॉलो करो, ऐसे जो आपके आइडियल्स थे या जो नोबल आइडियल्स थे उसको फॉलो करो, उसको चेरिश करो, जिनकी वजह से आपको फ्रीडम मिला है। यानी जो आपके फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जो आइडियल्स थे, उनकी जो सोच थी, आप उनकी सोच तक जाओ, आप उनकी सोच को फॉलो करो और अपने देश के लिए आज भी कुछ करने की आप हिम्मत रखो और जोश रखो। थर्ड वन, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। भारत के देश की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करो, यानी कोई बाहर का इंसान आकर आपके देश में कोई भी दखल अंदाजी ना करे, आपके फैसले स्वतंत्र हो, आपके फैसले सोवरेन हो। यूनिटी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिटीजन की कि आप सभी यूनिटी के साथ रहो, इंटेग्रिटी के साथ रहो, भाईचारे के साथ रहो, ब्रदरहुड के साथ रहो। नेक्स्ट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अपने भारत देश को प्रोटेक्ट करके रखो, हर चीज़ से उसको डिफेंड करो और जब भी आपको कभी भी एज अ सिटीज़न आपको देश की रक्षा के लिए बुलाया जाए तो सभी आपने क्या करना है, अपनी सर्विस को रेंडर करना है उसके लिए। फिफ्थ वन, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ब्रदरहुड की स्पिरिट, भाईचारे की स्पिरिट अपने अंदर लेके आओ। देन, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। भारत जो कि जिसमें पता नहीं हज़ारों ही कल्चर के लोग, हज़ारों ही लैंग्वेजेस जो फॉलो की जाती हैं, उस चीज़ को प्रिजर्व करके रखना है, उस चीज़ को, ये हमारे देश का एक कल्चर है, एक रिच हेरिटेज है जो हमें प्रिजर्व करके रखनी है। ओके, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एज अ सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। ट्रीज, फॉरेस्ट, देन वाटर बॉडीज, एयर, ये सब क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप कीजिए, ह्यूमैनिटी को अपने अंदर डेवलप कीजिए, अपनी सोच, अपने आप को और उस चीज़ के अंदर लेके जाइए, रिसर्च के अंदर नई नई चीज़ों के बारे में इंक्वायरी कीजिए, नए नए रिफॉर्म्स लेके आइए। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, वायलेंस को अवॉइड कीजिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करने की कोशिश कीजिए। स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। हर एक स्फीयर के अंदर अपने आप को क्या कीजिए, डेवलप करने की कोशिश कीजिए, एक्सीलेंस अपने अंदर लेके आइए। टू प्रोवाइड, सो ये जो 10 एक्टिविटीज़ थी, ये जो 10 ड्यूटीज़ थी, इनको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A में। ये जो टोटल 10 ड्यूटीज़ थी उसके बाद 11th ड्यूटी को बाद में ऐड किया गया था। और इसको कब ऐड किया गया था, इसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या किया गया था, हमने इसको ऐड किया था।
बेसिकली अगर आपने फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक किया होगा तो वहाँ पर हमने ये चीज़ की थी। ओके तो जब हमने फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक किया था तब उस समय मैंने आपको बताया था कि जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, तो उस समय आर्टिकल 45 जो कि डीपीएसपी था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये स्टेट को क्या करना चाहिए, 6 से लेकर जो 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। बट तब हमारी सरकार के पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कर दें। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के बाद सरकार ने क्या किया, इस चीज़ को डीपीएसपी से निकाल कर क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया और इसको आर्टिकल 21A में ऐड कर दिया, जिसका क्या मतलब था, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी अब 6 से लेकर जो 14 ईयर के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, ऐसा फंडामेंटल राइट बना दिया। और आर्टिकल 45 में अब क्या इंक्लूड कर दिया, अर्ली चाइल्डहुड को इंक्लूड कर दिया। यानी कहने का मतलब जब भारत के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे तब ये चीज़ डीपीएसपी में थी कि सरकार को चाहिए कि वो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे। बट उस समय सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे, तब ये सिर्फ एक 45 आर्टिकल में डीपीएसपी था। जब सरकार के पास अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज आए तो सरकार ने बोला कि अब हम इसको फंडामेंटल राइट बनाएंगे, अब 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। अगर किसी को नहीं मिल रही तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है, क्योंकि ये अब फंडामेंटल राइट है, ये मेयर डीपीएसपी नहीं है, अब ये कोर्ट में जस्टिसिएबल है, अब ये नॉन जस्टिसिएबल नहीं है। अब अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही तो आप कोर्ट जा सकते हो, वहाँ पर जाकर केस कर सकते हो। यानी अब ये स्टेट की ड्यूटी बन गई, स्ट्रिक्ट ड्यूटी बन गई कि अब आपको एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है, फ्री देनी है और कंपल्सरीली देनी ही देनी है। तो उसी समय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में फंडामेंटल राइट के साथ साथ इसको फंडामेंटल ड्यूटी भी बना दिया। तो एक नई फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड कर दिया इसी समय पर, जिसका मतलब यहाँ पर क्या था, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। यानी ये अब सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपने बच्चों को 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में केवल स्टेट की ही ये ड्यूटी नहीं बनाई गई, यानी केवल स्टेट को नहीं बोला गया कि आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। स्टेट तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे देगी आर्टिकल 21A से, बट एज अ सिटीजन अगर आप ही उस चीज़ को एक्वायर नहीं कर रहे तो वो तो आपकी गलती है, ठीक है। तो फिर ये प्रोविज़न का फ़ायदा ही क्या। तो इसलिए इसको राइट के साथ साथ ड्यूटी भी बना दिया। स्टेट को तो बोला ही बोला कि आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, साथ ही साथ सिटीजन को भी बोल दिया कि आपको भी अपने बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलवानी है, ठीक है। तो उस समय पर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो लास्ट ड्यूटी है वो ऐड की गई, 11th ड्यूटी। तो आज हमारे संविधान में कितनी ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जब ड्यूटीज़ ऐड की गई थी तो कितनी की गई थी, 10 की गई थी। जब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी तो उस समय तब कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। कौन से पार्ट में, पार्ट 4th A। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 51A। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। किसकी सरकार थी उस समय, इंदिरा गांधी की सरकार थी। कौन से देश से इंस्पायर होके हमने ये चीज़ ऐड की है, तो ये हम इंस्पायर हुए हैं USSR, रशिया से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कुछ फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फीचर्स अगर देखा जाए तो फीचर से हमें पता चलता है कि सम आर मॉरल ड्यूटीज while others are civic। तो कुछ ड्यूटीज तो ऐसी है जो कि मॉरल वैल्यूज के ऊपर आधारित है, कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं जो कि सिविल वैल्यूज के ऊपर आधारित है, सिविक ड्यूटीज है।
मॉरल वैल्यूज़ देखा जाए तो टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, तो ये एक मॉरल ड्यूटी ही है हमारी, है ना। अब हम फिजिकली इस चीज़ को कैसे करेंगे, जो हमारे अंदर वैल्यू होगी, जो हमारे अंदर आइडियल होगा, वो तो हमारी एक मॉरल वैल्यू है ना, तो वो तो हम फिजिकली या हमारी सिविक ड्यूटी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही बहुत सारी ड्यूटीज़ जैसे टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ऐसी वैल्यूज़ अपने अंदर डालना जो जैसे कि हम जो वैल्यूज़ हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अंदर थी, तो वो क्या है, एक मॉरल वैल्यू है, ठीक है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा बनाकर रखना, हार्मनी बनाकर रखना, ये भी मॉरल वैल्यू है। सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, ये भी एक मॉरल वैल्यूज़ है। तो कुछ ड्यूटीज़ तो मॉरल वैल्यूज़ पर आधारित है, बट कुछ जो होती हैं वो होती हैं सिविक वैल्यूज़ के ऊपर, जैसे टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, तो फॉरेस्ट को बचा कर रखना, ट्रीज़ को बचा कर रखना, वाटर बॉडीज़ को बचा कर रखना, ये क्या है, हमारी सिविक ड्यूटी है। उसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करके रखना, ये भी क्या है, ये भी हमारी कैसी ड्यूटी है, सिविक ड्यूटी है। तो कुछ ड्यूटीज़ कैसी हैं, मॉरल ड्यूटीज़, और कुछ ड्यूटीज़ क्या है, सिविक ड्यूटीज़। सेकेंड होता है नॉन जस्टिसिएबल, यानी ये ड्यूटीज़ नॉन जस्टिसिएबल होती हैं, जैसे आपके डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, जैसे आपके फंडामेंटल राइट तो जस्टिसिएबल है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो कि कैसे वायलेट हुआ, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। बट अगर आप फंडामेंटल राइट ड्यूटी कोई परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता कि इस व्यक्ति ने ये ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया, तो इसका मतलब ये कोर्ट्स में नॉन जस्टिसिएबल है। ये आपको ड्यूटीज़ है, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। बट अगर आप इसको परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये नहीं है कि आप सीधा कोर्ट में चले जाओगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, है ना, और आप किसी के साथ लड़ रहे हो, तो ऐसे नहीं है कि आपको वो उठा कर ले जाएंगे, यानी नॉर्मल लड़ाई, ठीक है। अगर देखो टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी वो आपको आपकी ड्यूटी है कि आप अपने साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप कीजिए, नई नई चीज़ों को रिसर्च कीजिए। बट अगर आप नहीं कर रहे हो, आप अपने घर पर लेटे हुए हो, तो आपको वो उठाकर नहीं ले जाएंगे कोर्ट वाले, आपके ऊपर केस नहीं हो जाएगा कि ये ड्यूटी को तो परफॉर्म कर नहीं रहा, ये तो यहाँ पर लेटा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉन जस्टिसिएबल होती हैं, ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको मानो। बट अगर आप नहीं मान रहे तो आपको ऐसे नहीं है कि कोर्ट में ले जाएगी, जैसे डीपीएसपी हो गया। तो डीपीएसपी ये एक गवर्नमेंट की, स्टेट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको परफॉर्म करना है। अगर नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में पहुंच जाओगे कि इन्होंने तो ऐसा किया ही नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड क्या होती है कि ये क्या होती हैं, नॉन जस्टिसिएबल होती हैं, आप कोर्ट में इनके लिए नहीं जा सकते, ठीक है। देन कन्फाइंड टू सिटीजन ओनली एंड नॉट फॉरेनर्स। तो जैसे अगर फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे थे जो अकेले सिटीज़न को मिलते थे, और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे थे जो सिटीज़न और फॉरेनर दोनों को मिलते थे, है ना। बट ये अगर ड्यूटीज़ की बात की जाए, जो अपने देश के प्रति ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलती हैं, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं होती। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात की जाए तो वो किसके लिए होते हैं, सिटीज़न और फॉरेनर दोनों के लिए। बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात की जाए तो वो ड्यूटीज़ सिर्फ और सिर्फ किसने परफॉर्म करनी होती है, वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती है सिटीज़न ने और फॉरेनर्स ने नहीं। तो इसी के साथ साथ हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इतने ही बन सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। बहुत छोटा टॉपिक था, बट हाँ फिर भी फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, वही 1 2 3 क्वेश्चंस हैं जो बार बार हर पेपर में रिपीट हो जाते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।